बीएसएनएल जो कि भारत सरकार की पहली और सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। जिस प्रकार प्राइवेट कंपनियां हाल ही के दिनों में अपना रेट बढ़ा चुकी है, क्या इसका फायदा बीएसएनएल उठा पाएगा? क्या बीएसएनएल 4G और 5G का टक्कर दे पाएगा? हालांकि दोस्तों ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि बीएसएनएल का अपना 4G भी अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया है, यानी अभी तक प्रॉपर लॉन्च भी नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या बीएसएनएल को फायदा हो सकता है? क्या आम लोग बीएसएनएल की ओर मूव करेंगे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, अगर बीएसएनएल चाहे तो भारत सरकार को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है और साथ ही साथ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी खड़ी कर सकता है। लेकिन आखिरकार बीएसएनएल ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? आइए दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हैं। डिटेल में जानने से पहले आपको इसका कुछ इतिहास भी जान लेना चाहिए और इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत में दूरसंचार नेटवर्क की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी। 1850 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन स्थापित की गई। अगले 4 वर्षों के भीतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में टेलीग्राफ लाइनें बिछाई और 1854 में आम जनता के लिए सेवा खोल दी। एक साल के बाद ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम पारित किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1980 के दशक में डाक और तार विभागों को विभाजित कर दिया गया और दूरसंचार विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद सरकारी स्वामित्व वाली टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियों का उदय शुरू हो गया, जिसकी परिणति बीएसएनएल की स्थापना के रूप में हुई। बीएसएनएल ने मार्च 2007 में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और अपना विकास और विस्तार भी किया, जबकि एयरटेल का रेवेन्यू 18,420 करोड़ रुपए था। हालांकि 2 वर्षों के भीतर पीएसयू के मुनाफे में 81% की गिरावट आई और इसके रेवेन्यू में 6% की गिरावट आई। तब से बीएसएनएल साल दर साल खराब होता चला गया और 31 मार्च 2022 तक राज्य मंत्री देवूर सिंह चौहान के अनुसार इसका घाटा 57,671 करोड़ रुपए तक हो गया। बीएसएनएल को लगातार घाटा होने का कारण को अगर समझें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। पहला कारण है कठिन प्रतियोगिता, यानी कंपटीशन में हार चुकी थी। वर्ष 2005 में भारतीय एयरटेल के समान 21% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के बाद बीएसएनएल ने लगातार 2009 में अपनी जमीन खोनी शुरू कर दी और 2022 तक इसकी बाजार हिस्सेदारी मात्र 10% रह गई। बचा हुआ 90% बाजार पर 3 प्रमुख खिलाड़ियां जियो, वोडाफोन और आइडिया आ चुकी थी। अन्य प्रमुख कानून की अगर बात करें तो रेट कटर था, यानी जियो के बेहद सस्ते टैरिफ के साथ दूरसंचार विभाग में प्रवेश किया, जिससे सभी निजी और सार्वजनिक खिलाड़ियों को अपने टैरिफ कम करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। हालांकि बीएसएनएल ने जियो और अन्य खिलाड़ियों के बाद में की गई वृद्धि के साथ अपना टैरिफ नहीं बढ़ाया। बीएसएनएल का दूसरा डाउनफॉल है नौकरशाही, यानी सरकारी वर्कर्स। निर्णय लेने में धीमी प्रक्रिया। लाल फीताशाही ने पीएसयू को परेशान कर रखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी निजी प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गई। यूनियन का विरोध करना पड़ा। उपकरणों को जल्द से जल्द अपडेट नहीं करना, बार बार अनियंत्रित सरकारी हस्तक्षेप ने भी बीएसएनएल को पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी जब बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा में जूझ रही थी तो आंतरिक रूप से उसे कर्मचारियों के रखरखाव की उच्च लागत से भी जूझना पड़ रहा था। बीएसएनएल का तीसरा डाउनफॉल था महंगे वर्कर्स, यानी कंपनियां तो घाटे में जा ही रही थी, लेकिन वहां पे काम कर रहे वर्कर्स को मोटी रकम देना पड़ रहा था। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को हमेशा के लिए बंद होने से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। संचार राज्य मंत्री देवूर सिंह चौहान ने कहा कि अक्टूबर 2019 में केंद्र ने पुनर्द्वार योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना यानी वीआरएस को लागू किया। इसका मतलब है बीएसएनएल के अंदर जो भी सरकारी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने पद को छोड़ सकते हैं। पूंजी निवेश के माध्यम से 4G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया गया। कोर और गैर कोर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी शामिल थी। हालांकि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय में पूर्व के उच्च कर्ज के कारण देरी हुई है। जुलाई 2022 तक केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपए के
दूसरे पुनर्द्वार पैकेज को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पीएसयू की सेवाओं को उन्नत करना, स्पेक्ट्रम आवंटित करना, इसकी बैलेंस शीट को कम करना और बीबीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय करके इसके फाइबर नेटवर्क को बढ़ाना है। 7 जून 2023 को यानी ठीक एक साल पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए बहुप्रतीक्षित तीसरे पुनर्द्वार पैकेज को मंजूरी दी, जिसकी कीमत 89,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके मंजूरी के साथ बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपए हो गई है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहले 2 पैकेजों ने बीएसएनएल को बहुत मुश्किल स्थिति से बाहर निकालकर स्थिर स्थिति में ला दिया है। अब बीएसएनएल को ऐसी कंपनी बनाना चाहिए जो उन जगहों पर कनेक्टिविटी लाने में सक्षम हो जहां अन्य वाणिज्यिक कंपनियां नहीं जा पाई हैं। सरकारी स्वामित्व वाली यह संस्था देश भर में सेवलन और बीएसएनएल ब्रांड नाम के तहत जीएसएम प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड लाइन टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं के प्रदान के साथ साथ बीएसएनएल मोबाइल अपने ग्राहकों को इंटरनेट, वीवीओआईपी, वॉइस एवं वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से टेलीविजन का आनंद लेने के लिए मुफ्त फोन सेवा, इंडिया टेलीफोन कार्ड, अकाउंट कार्ड कॉलिंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, टेली वोटिंग, प्रीमियम दर सेवा और आईपीटीवी जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान करती हैं। यह देश में 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई एकमात्र फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवा थी। केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल अन्य सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को देश में लैंडलाइन फ़ोन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति थी। फरवरी 2021 तक बीएसएनएल ने 9.55 मिलियन ग्राहकों के साथ 47% बाजार हिस्सेदारी का दावा किया है। बीएसएनएल देश भर में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर फाइबर आधारित दूरसंचार नेटवर्क के साथ यह भारत में चौथा सबसे बड़ा आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता हो चुका है। ब्रॉडबैंड की अगर बात करें तो कंपनी की ब्रॉडबैंड सेवाओं में सीडीएमए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए फिक्स्ड लाइन और लैंडलाइन सेवाएं शामिल हैं, जो प्रीपेड के रूप में डायल अप कनेक्शन, पोस्टपेड के रूप में नेटवर्क और ब्रॉडबैंड के रूप में डेटा वन के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस सेवाएं प्रदान करती हैं। अब बात आती है 4G सेवाओं के बारे में। क्या प्राइवेट कंपनियों की तरह 4G सेवाओं में टक्कर दे पाएंगी? हालांकि 5G की भी बात हो रही है। दोस्तों, जिस प्रकार भारत सरकार बीएसएनएल को सपोर्ट कर रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द 4G अपने पैरों में खड़ा हो सकती है। लेकिन कुछ और कदम भारत सरकार को उठानी होगी, जैसे कि पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी बीएसएनएल को अर्ध सरकारी कर देनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को रीजनरेट करना चाहिए ताकि नए नए एम्प्लॉय शामिल हो सके और नए नए टेक्नोलॉजी को लागू किया जा सके। समय समय पर बीएसएनएल को अपडेट करता रहना चाहिए। सरकार जिस प्रकार अन्य सर्विसेज को लागू करती है, उसी प्रकार बीएसएनएल को भी लागू करनी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर कस्टमर केयर भी होनी चाहिए। लोगों को अगर सर्विस अच्छी मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है, लोग ज़रूर इस बीएसएनएल सरकारी कंपनी की ओर मूव करेंगे। बीएसएनएल 4G और 5G की अगर बात करें तो हमें और 1 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीनों के अंदर हमें बीएसएनएल से 4G प्राप्त होने लगेंगे, लेकिन अभी समय लगने वाला है। जनवरी 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ शहरों और कस्बों में 4G सेवाएं शुरू की हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार बीएसएनएल डाउनफॉल की ओर जा रही थी और 2019 के बाद भारत सरकार ने जिस प्रकार हस्तक्षेप किया है, ऐसे में बीएसएनएल उभर सकती है और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी फिर से बन सकती है। कहा जा रहा है कि 2024 के अंत तक सारी 4G सेवाएं शुरू भी हो जाएंगी। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बीएसएनएल बन सकती है। आशा करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार सरकार ने हस्तक्षेप किया है, बीएसएनएल जरूर उभर जाएगी और हम सभी भारतीयों के लिए फिर से सस्ता नेट प्लान मिल पाएगा।